नमस्कार, हमारे इस विशेष में आपका स्वागत है। जब किसी शहर में सर्द स्याह रात में हवाओं में घुली मौत सोते हुए लोगों से लेकर सड़क पर चल रहे इंसानों तक को लाशों में बदल दे, तो वो दृश्य कितना भयावह होगा। फिर लाशों के आंकड़ों को लेकर राजनीति की जाए, बचे हुए लोग अपने सीने में दफन जहरीली गैस को पीढ़ी दर पीढ़ी देने का अभिशाप लेकर जी रहे हों। इस भयानक हादसे के अपराधी को कभी सजा ना मिले और न्याय के लिए लगभग 4 दशक की लंबी लड़ाई के बाद भी इलाज और मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरी खाने पड़ रही हों, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तब की सरकार ने न्याय के रास्ते पर रोड़े लगा दिए। तो आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस कांड की, जिसकी बरसी है। 2 और 3 दिसंबर की रात को जब यह हादसा हुआ था, तब मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। सदी के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस कांड का कलंक तत्कालीन कांग्रेस सरकार ना कभी धो पाई है और ना ही कभी धो पाएगी। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार इस गैस कांड की जिम्मेदार तो है ही, उससे भी बड़ा पाप कांग्रेस की सरकार का यह था कि उसने इस हादसे के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सजा दिलाने के बजाय देश से भगाने में पूरी मदद की। कांग्रेस का ये पाप भी कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से ना बच जाए, इसके लिए आपको 1984 के भोपाल गैस कांड का काला सच जानना जरूरी है। ये तो सबको पता है कि 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसी थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 5000 लोग मारे गए थे। लेकिन हकीकत में मरने वालों की संख्या 50,000 तक बताई जाती है। कहा जाता है कि राजीव गांधी के इशारे पर मध्य प्रदेश की अर्जुन सिंह सरकार ने मरने वालों के आंकड़ों तक को छुपा लिया था। भोपाल के लोग बताते हैं कि हजारों शवों को सामूहिक कब्रों में या तो दफना दिया गया या फिर सामूहिक चिताओं में जला दिया गया। यह हादसा नहीं था, बल्कि भारत सरकार की नाक के नीचे हुआ एक नरसंहार था। यह हादसा कभी नहीं होता अगर मध्य प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेसी सरकारों ने यूनियन कार्बाइड को पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि हादसे से 3 साल पहले से ही यूनियन कार्बाइड में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। जब हादसा हो गया तो बात आई मुआवजे की। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी दुर्घटना का मुआवजा प्रति व्यक्ति लाखों डॉलर होता है। इसलिए हादसे के तत्काल बाद पीड़ितों का मुआवजा का केस लेने के लिए अमेरिका के सैकड़ों वकील भोपाल पहुंच गए। इस पूरी घटना का वर्णन किया है दुनिया के सबसे जाने माने लेखकों में से एक डोमिनिक लेपियर ने अपनी मशहूर किताब 5 Past Midnight in भोपाल, जिसका हिंदी अनुवाद है भोपाल 12:05। इस किताब में डोमिनिक लेपियर लिखते हैं कि भोपाल गैस कांड के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया से वकील भोपाल पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक अमेरिका के जाने माने वकील मेल्विन बेल्ली भी थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वो मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में 15 अरब डॉलर का केस दायर करने जा रहे हैं। ये उस दौर में भारत को मिली कुल विदेशी मदद का दोगुने से भी अधिक था। ये इतनी बड़ी धनराशि थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए युद्ध का मैदान बन गया। अमेरिका के वकील भोपाल में मुवक्किल पाने के लिए शिकारियों की तरह लड़ते थे। लेकिन जब इन वकीलों के सामने पहले पीड़ित व्यक्ति को लाया गया तो अमेरिकी वकीलों को अपनी उबकाई रोकना मुश्किल हो गया। इन पीड़ितों में से कुछ अंधे थे, कुछ लाठी के सहारे खुद को घसीट रहे थे और कुछ स्ट्रेचर पर पसरे हुए थे। अमेरिकी वकील भयभीत होकर अपने मुवक्किलों की तरफ देख रहे थे। इन वकीलों ने हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का वादा किया था। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार का असली खेल। भोपाल गैस कांड के केस को अमेरिका की अदालत में ले जाना चाहिए था, क्योंकि वहां के कानूनों के मुताबिक मुआवजे की रकम हजारों हजार करोड़ में होती। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने यह तय किया कि इस केस को भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजीव गांधी सरकार का खेल यहीं खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। इसके बाद भी खेल पर खेल होता रहा। दरअसल हादसे के बाद लाखों पीड़ितों ने मुआवजे के लिए अलग अलग दावे ठोके थे। केस अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ था, इसलिए राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों को संसद के जरिए एक भरोसा दिलाया। राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि इतने सारे केस सब लोग अलग अलग
कैसे लड़ेंगे? इससे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि भारत सरकार एक एक्ट बनाकर कानूनी लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले ले और सभी गैस पीड़ितों की तरफ से अदालती लड़ाई लड़ी जाए। लिहाजा राजीव गांधी ने संसद में अपने प्रचंड बहुमत के दम पर एक्ट पारित करवाया, जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। गैस पीड़ितों को लगा कि राजीव गांधी तो देवता हैं। देखो उनकी सरकार कितनी मदद कर रही है। बेचारे हम सब अकेले अकेले यूनियन कार्बाइड जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे लड़ते। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से अदालत में लड़ेगी तो उसकी ताकत के आगे यूनियन कार्बाइड की हार लगभग तय है। यही सोच रहे थे भोपाल के गैस पीड़ित और उन्हें लग रहा था कि बदले में हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ। भोपाल के गैस पीड़ितों की तरफ से राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर 3900 करोड़ रुपए का दावा ठोका। कई लोगों के मुताबिक ये रकम भी कम थी और मुआवजा इससे कहीं ज्यादा बनता था, लेकिन लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इतना ही मिल जाए। लेकिन तभी इस केस में आया एक मोड़। 1989 आते आते राजीव गांधी को यह एहसास हो गया था कि इसी साल होने वाले चुनावों में उनकी सत्ता जाने वाली है। तो जाते जाते उन्होंने कर दिया एक और खेल। उन्होंने 50,000 लाशों का सौदा कर दिया। अब जानिए कि राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था। 14 फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से एक समझौता कर लिया और इस समझौते की कीमत थी सिर्फ 715 करोड़ रुपए। सोचिए, राजीव गांधी की सरकार ने कार्बाइड से कहां तो 3900 करोड़ रुपए मांगे थे और कहां डील कर डाली 715 करोड़ रुपए की। अब यह भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तीनों जजों की बेंच ने इस बारे में क्या कहा था। ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी को राजीव सरकार और कार्बाइड के इस समझौते को सही मानते हुए टर्म ऑफ सेटलमेंट पर अपनी मोहर कोर्ट ने लगा दी। इस एक टर्म ऑफ सेटलमेंट के मुताबिक यूनियन कार्बाइड सिर्फ 715 करोड़ रुपए की मामूली रकम देकर बच गया। भोपाल गैस कांड में उस रात और बाद के कई महीनों में उस गैस के प्रभाव से करीब 50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने सिर्फ 5,265 लोगों की मौत मानी। गैस पीड़ित होने का दावा 10 लाख लोगों ने किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। फिर सोचिए कि 715 करोड़ की रकम इन करीब 6 लाख लोगों के लिए काफी थी। भोपाल के लाखों गैस पीड़ित अपना सब कुछ गंवाकर राजीव गांधी की सरकार के धोखे का शिकार हो गए। उधर इस समझौते पर मोहर लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस RS पाठक रिटायर होने के बाद राजीव गांधी सरकार की अनुशंसा पर इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन गए। एक और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिटायर होने के बाद 1998 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा मेंबर बन गए। दरअसल ऐसा लगता है कि भोपाल गैस कांड के तत्काल बाद दिल्ली और भोपाल में बैठी राजीव गांधी और अर्जुन सिंह की सरकारों ने यह तय कर लिया था कि मुआवजे की सही रकम लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि भोपाल के कई सरकारी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को सामान्य बता रहे थे, जिससे यूनियन कार्बाइड को कम मुआवजा देना पड़े। ये खुलासा मध्य प्रदेश कॉडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी मोती सिंह ने किया था। वो उस वक्त भोपाल के कलेक्टर थे। वो हादसे वाली पूरी रात प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, जिसकी वजह से वो भी गंभीर रूप से पीड़ित हो गए थे। उन्हें 3 महीने के अंदर ही कई गंभीर बीमारियां हो गई। खुद मोती सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी का सच। इस पुस्तक में सीनियर IAS अफसर मोती सिंह ने कई खुलासे किए हैं जो साबित करते हैं कि यूनियन कार्बाइड के दबाव में सरकारी प्रशासन और डॉक्टर्स किस तरह मरीजों से नाइंसाफी कर रहे थे। सोचिए, खुद IAS मोती सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तक में हेराफेरी की गई। डॉक्टरों ने उनके एक्सरे की रिपोर्ट तक बदलने की कोशिश की। मोती सिंह ने अपनी इस किताब में ये लिखा है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि जब पहले एक्सरे की रिपोर्ट मुझे दे दी गई है तो उसे बदलकर बिना खामी वाली रिपोर्ट देने से मुझे क्या संतोष मिलेगा। डॉक्टर्स चुप रहे। तब उनकी बात से मुझे लगा कि वरिष्ठ डॉक्टरों का एक ग्रुप यूनियन कार्बाइड के हाथों खेल रहा है और गैस के प्रभाव को कम करके आंकने पर उतारू था। पर मेरे साथ जो हुआ वो इसका एक नमूना था। जब मुझ जैसे वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ ये हुआ तो सोचिए सामान्य मरीजों के मामले में तो नंगा नाच ही हुआ होगा।
परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन स्वयं भी दोषी था। वो लोगों को निष्पक्ष मेडिकल उपचार नहीं दिलवा पाया। शासन ऐसे डॉक्टरों के हाथों में खेल रहा था जिनकी निष्ठा संदिग्ध थी और जो राष्ट्रीय हित को ना देखकर यूनियन कार्बाइड का हित देख रहे थे। सोचे, जो व्यक्ति हादसे के वक्त भोपाल का कलेक्टर था, जो वरिष्ठ आईएएस था, जिसकी गंभीर बीमारी सरकारी रिकॉर्ड में थी, उसके बाद भी उन्हें पूरे 12 साल बाद मुआवजा मिला, वो भी मात्र 60,000 रुपए। उन्होंने अपने इस दर्द को अपनी पुस्तक भोपाल गैस त्रासदी में बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि 16 अगस्त 1996 को मेरे मुआवजे का अंतिम आदेश पारित हुआ। मुझे गैस से गंभीर रूप से प्रभावित माना गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे मात्र 60,000 रुपए का ही मुआवजा दिया गया। पीड़ितों के साथ व्यापक स्तर पर धोखा हो रहा था। मुआवजे की दरें जिस किसी भी स्तर पर तय हुई हों, लेकिन उनके मन में भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए सद्भावना नहीं थी। हर मुकाम पर गैस पीड़ित फिर से पीड़ित हुए। गैस से नहीं बल्कि खतरनाक नौकरशाही से। वास्तव में गैस पीड़ितों के साथ व्यापक पैमाने पर छल कपट हुआ है, और अगर अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो भला गैर लोग क्यों साथ देने लगे। लेकिन राजीव गांधी सरकार की नाकामी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि राजीव गांधी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक भोपाल गैस कांड के अपराधी और यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को चुपचाप देश से भगा दिया। दरअसल गैस कांड के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 की सुबह वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भोपाल आया था। भोपाल आते ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसी दिन दोपहर में उसे छोड़ दिया गया और वो अमेरिका भाग गया। इस घटना के बारे में डोमिनिक लैपियर अपनी किताब में लिखते हैं, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के यूनियन कार्बाइड के साथ काफी लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे थे। एंडरसन को उनसे ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली में काफी भय का माहौल था। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को यह भरोसा दिलाया था कि यात्रा के दौरान एंडरसन को कोई तकलीफ नहीं होगी। संदेश साफ था कि मुख्यमंत्री को एंडरसन को छोड़ना होगा। सरकार की यही मांग है कि न्याय की परवाह मत करो, यानी जिस इंसान पर 50,000 लोगों की जान लेने का संगीन आरोप था, उसे महज 25,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया। एंडरसन कितनी आसानी से छूट गया, इसका जिक्र किया है भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी पुस्तक भोपाल गैस त्रासदी का सच में। वो लिखते हैं कि उसी दिन यानी 7 दिसंबर 1984 को दोपहर में लगभग 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी के बुलाने पर मैं एसपी के साथ उनके दफ्तर में गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हवाई अड्डे पर सरकारी प्लेन खड़ा हुआ है और वॉरेन एंडरसन को उसी प्लेन से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है। उन्होंने हमें यह भी निर्देश दिया कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाए। हमसे एक चूक हुई थी, जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था उसमें फोन लगा हुआ था। समय की कमी की वजह से पुलिस वाले शायद उस कमरे की ठीक से जांच नहीं कर पाए थे। एंडरसन ने उस फोन का खूब उपयोग किया और वो बच निकले। कई लोगों का आरोप था कि वॉरेन एंडरसन को एक डील के तहत रिहा करके अमेरिका जाने दिया गया था। ये डील भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच में हुई थी, जिसके मुताबिक एंडरसन के बदले अमेरिका को राजीव गांधी के बचपन के दोस्त आदिल शहरयार को रिहा करना था। दरअसल आदिल शहरयार इंदिरा गांधी के बेहद करीब मोहम्मद यूनिस का लड़का था। उसका पूरा बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ गुजरा था। अमेरिका में आदिल पर फ्लोरिडा में बम विस्फोट, फर्जीवाड़ा और कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे, जिसकी वजह से 1982 में उसे अमेरिकी अदालत में 35 साल की सजा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि एंडरसन की रिहाई के कुछ महीनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को माफी दे दी और उसे अमेरिकी जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप संसद में सुषमा स्वराज ने भी लगाए थे। अब आपको बताते हैं एंडरसन के साथ क्या हुआ। हजारों मौत का जिम्मेदार एंडरसन अमेरिका में आराम की जिंदगी जीता रहा और 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित एक नर्सिंग होम में एंडरसन की मौत हो गई, जिसका 1 महीने बाद खुलासा हुआ था। खैर, एंडरसन की रिहाई के पीछे असली कहानी क्या थी, ये कभी भी सामने नहीं आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों के साथ हुए धोखे के लिए राजीव गांधी की सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।